वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी सीएसई के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार है। उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि लाइट टैंक जोरावर क्या है और हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। उसके साथ ही जानेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसका संविधान में प्रावधान और इसका संवैधानिक महत्व आदि को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत भले ही 1947 में राजनीतिक रूप से आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके औपनिवेशिक प्रतीक आज भी मौजूद हैं। उनमें से एक है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी द्वीप पर सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। यह द्वीप सेलुलर जेल में रह रहे वीर सावरकर, जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी, और अन्य सेनानियों के लिए संघर्ष का स्थल भी रहा है। यह द्वीप चोल साम्राज्य में नौसेना के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता था, अर्थात वहाँ से वह जो अन्य इंडोनेशियाई कंट्री हैं, सिंगापुर की तरफ है, वहाँ पर वो विजय यात्रा के लिए जाते थे। बे ऑफ बंगाल में उपस्थित भारत का यह द्वीप अंडमान निकोबार भारत को एक अलग भू रणनीतिक महत्व प्रदान करता है। चाहे वह नौसेना के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने के लिए हो या फिर विश्व व्यापार को संतुलित करने के लिए, या फिर विश्व व्यापार संतुलन में भारत का महत्व हो। आइए जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अगर बात करें अंडमान निकोबार की, तो यह दो द्वीपों से मिलकर बना है। अंडमान और निकोबार दोनों द्वीपों के बीच 10 डिग्री चैनल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर डंकन पास भी उपस्थित है। यह दक्षिणी अंडमान और लघु मध्य अंडमान के बीच है। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल फील्ड फायरिंग परीक्षण किया। ध्यान रहे कि यह एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर टैंक है। अगर बात करें जोरावर के निर्माण की, तो इसे डीआरडीओ की इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा L&T लिमिटेड के सहयोग से सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। साथ ही साथ यह ध्यान देने योग्य है कि इसकी सेना में शामिल होने की उम्मीद 2027 तक है। उससे पहले यह 1 या 2 साल तक कई परीक्षणों से गुजरेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है। यह महोत्सव 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम में मनाया जाएगा, जो कि नई दिल्ली में है। साथ ही साथ अगर इस महोत्सव के बारे में बात करें तो यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर्स और साथ ही साथ सिक्किम, उन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे कि अष्टलक्ष्मी 8 समृद्धियों के रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र काफ़ी लंबे समय से विकास कार्यक्रमों से अछूता रहा है। ऐसे में वर्तमान भारतीय सरकार पूर्वोत्तर भारत के लिए नए नए पहल ला रहे हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के लिए प्रसिद्ध मूंगा और एरी सिल्क को समर्पित मंडप, साथ ही साथ हस्तशिल्प का लाइव प्रदर्शन और क्षेत्र के जो जीआई उत्पाद होते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में फैशन, संस्कृति और व्यापार का एक जीवंत मिश्रण का प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को जो सर्वसम्मति से कंसेंसस से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। यह ध्यान रहे कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो राजभाषा होते हैं उनसे जुड़े हुए विशेष प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में
22 भाषाओं की अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख है। हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। साथ ही साथ अगर भारतीय संविधान में हिंदी के लिए जो प्रावधान है उसकी बात करें तो यह अनुच्छेद 343 और सब क्लॉज 1 के मुताबिक हिंदी जो है उसको देवनागरी लिपि में भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और अगर इसके पोषण की बात करें तो अनुच्छेद 351 में इसके विकास और प्रसार के लिए जो है संघ का क्या कर्तव्य है उसे बताया गया है। भाषा किसी भी देश के संस्कृति एवं सभ्यता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ सामाजिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भाषा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इस दिशा में भारतीय भाषा हिंदी को नए सिरे से प्रगति प्रदान करने के लिए एक नई पहल लाया गया जिसे हिंदी पखवाड़ा कहते हैं। हिंदी पखवाड़ा यह 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है, अर्थात यह हर वर्ष मनाया जाता है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है जो गवर्नमेंटल ऑफिस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्यान रहे कि कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी भारतीय समाज में उपस्थित है और साथ ही साथ ऑफिस में ऐसा कहा जाता है कि ऑफिस में अभी तक जो अंग्रेज़ी भाषा है उसका प्रभुत्व बना हुआ है। हालांकि 2024 के लिए हिंदी दिवस के लिए थीम की अभी तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसका विषय है AI का हिंदी के साथ अनुप्रयोग। ध्यान रहे कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि AI जो है वह हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली साबित होगी। बीते 12 सितंबर को एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ सीताराम येचुरी का निधन हो गया। वो भारतीय मार्क्सवादी राजनीति से संबंधित व्यक्ति थे। उन्होंने 2015 में उनको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का महासचिव बनाया गया था। इनका भारतीय राजनीति में अहम योगदान है। फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट के समय इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर बात इनके राजनीतिक करियर की करें तो इन्होंने सबसे पहले SFI की सदस्यता ली परंतु अगले ही वर्ष यानी 1975 में इन्होंने CPI की सदस्यता ले ली। ये उन नेताओं में से शामिल थे जो कि JP आंदोलन के भागीदार नहीं थे, फिर भी उन्हें इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। द हिंदू न्यूज़पेपर में उल्लेखित मिशन मौसम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो 12 सितंबर के वीडियोस को ज़रूर देखें, जहां पर आपको भारतीय मौसम में इस मिशन का क्या योगदान है और भारत जो कि आपदा से जूझता है मौसम के कारण, उससे कैसे बचा जा सकता है और उसमें यह कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इंडियन मैप पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर रहिए मेरे साथ। जल्द ही जल्द इस क्लास को शुरू किया जाएगा, जहां पर मानचित्रण के साथ साथ आपको कंसेप्चुअल जानकारी भी दी जाएगी, जहां पर हम जानेंगे कि पर्वत निर्माणकारी बल क्या क्या हैं, यानी पर्वत का निर्माण के कारक क्या क्या हैं, साथ ही साथ नदियों के निर्माण के कारक क्या हैं, साथ ही इंडोजेनिक फोर्स आदि क्या होते हैं। जुड़े रहिए स्टडी शेषी के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।